आगे बढ़ते हैं। आइडियल हीट इंजन है, एग्जॉस्टिंग हीट एट 27 डिग्री सेल्सियस इज टू हैव अ 25% एफिशिएंसी, इट मस्ट टेक हीट एट इक्वल टू। तो यहाँ पे फॉर्मूला या तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, जो मैंने डिराइव किया था वैसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जो आपके पास एफिशिएंसी है वो आ जाएगा आपके पास 1 माइनस T2 बाय T1, 1 माइनस T2 बाय T1। तो एफिशिएंसी जो है 25% है, परसेंटेज एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। तो यहाँ से T2 बाय T1 की जो वैल्यू है आपको मिल जाती है किसके बराबर, 3/4 के बराबर। अब भाई सर हमको फॉर्मूला तो याद है लेकिन T2 T1 याद नहीं है कि कौन क्या है, कौन सा सिंक का है और कौन सा सोर्स का है। तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, इन दोनों का रेशियो 1 से कम है, इसका मतलब न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इसका मतलब ये हॉट वाले रीजन का टेम्परेचर है और ये कोल्ड वाले रीजन का टेम्परेचर है। तो कहा गया भैया कि एग्जॉस्ट कर रहा है हीट को 300 केल्विन पर, यानी कि जो ठंडा पार्ट है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन है। तो छोटू 300 है, नीचे हॉट वाला है इज इक्वल टू 3/4 आ जाता है, 3 से गया है 100 बार और 4 इंटू 100 कितना आ गया, टी हॉट इज इक्वल टू 400। तो 400 जो है आपको आंसर में मिल जाता है 400। सो आंसर वुड बी 400 केल्विन यानी कि 127 डिग्री सेल्सियस। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, अनअकैडमी प्रोडिजी का जो है टेस्ट होने जा रहा है 23 जनवरी से 10 AM ऑनवर्ड्स। और इस अनअकैडमी प्रोडिजी में यदि आप एक्सेल करते हैं तो आप 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खासकर होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर compete तो कर ही रहे होंगे और साथ में एक्साइटिंग ऑफर्स और प्राइजेस, स्कॉलरशिप भी जो है यहाँ पे होने वाली है, जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। आप यहाँ पे कोड जब भी आपको मांगे तो आप ये कोड जो है जरूर एंटर करना वहां पे। अब यहाँ पे प्राइजेस और स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। तो रैंक 1 मैकबुक एयर, रैंक 2-3 आईफोन, रैंक 4 और 5 एप्पल आईपैड और रैंक 6 to 40 के लिए Amazon Echo Dot और रैंक 41 से 100 के लिए Amazon के वाउचर्स यहाँ पे मिलेंगे। और टॉप 500 बच्चों को जो है अलग अलग स्लैब्स में जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे लिखी हुई है कि टॉप 10 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप और 11 से 25% जो रैंक के बच्चे हैं उनको 75 स्कॉलरशिप एंड सो ऑन अप टू 500 रैंक तक स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। बस आपको जो है इस पेपर में जो है आपको एक्सेल करना है। अब इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी एक प्रैक्टिस टेस्ट है। अब इस प्रैक्टिस टेस्ट कब होने जा रहा है, 16 जनवरी को जो है ये टेस्ट होने जा रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट। और इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए फ्री में आप NKC सर लाइव जो है कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा। आप प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आपको पता लगेगा कि प्रोडिजी में किस तरह के सवाल आने वाले हैं और अनअकैडमी प्रोडिजी को जो है आप एकदम बढ़िया एक्सेल अच्छे मार्क्स लाइए और स्कॉलरशिप और इनाम जो है जीतिए। उसके बाद कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन है। ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है 19 जनवरी को। ये सिर्फ यही बैच नहीं, तीनों ही बैचेस जो है 19 जनवरी को जो है लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में जो है टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ये बैच रिवीजन के लिए है, जेई मेन 2022 के लिए। ये जेई मेन और एडवांस के लिए जो है ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये 2023 के मेन और एडवांस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है और ये लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स है जो जेई मेन 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। इस बैच में जो है 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे और थ्योरी और MCQ जो है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो तो जेनरिक सी बात है। ये क्लास 11th और 12th जो है प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी और डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा के लोग जो है यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और बैकलॉग कवरेज जो है यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। ये भी 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे और MCQs और ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे बताए जाने वाले हैं। इसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेई मेन 2022 के लिए यहाँ पे हो रही है और ये 23 जनवरी को होगा और हर संडे 2 से 5 बजे ये टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर तो compete कर ही रहे होंगे, ये बताने की अब जरूरत नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पे compete कर रहे होंगे, आपको पता है ऑल इंडिया लेवल पे compete कर ही रहे होंगे। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्यूरेट किए हैं बहुत ही एक्सपीरियंस टॉप एजुकेटर्स ने और डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है आपको इन क्वेश्चंस का मिलने वाला है एग्जाम के बाद।
और आपको यहाँ पे जो है टेस्ट रिपोर्ट जो है मिलने वाली है, जो आपने टेस्ट दिया है, जिस तरह से आपने सवाल अटेम्प्ट किए हैं, जितने टाइम में कितने सवाल छोड़े हैं, ये सारी रिपोर्ट आपको डिटेल आपको मिलने वाला है। उस रिपोर्ट की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके जो वीक एरियाज हैं और उनको इंप्रूव कर सकते हैं जेईई मेन से पहले। और 200 लर्नर्स इस टेस्ट सीरीज में उनको स्कॉलरशिप जो है मिलने वाला है, और इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है NKCSIR लाइव। अब सबसे बेस्ट न्यूज़ जो है वो ये है कि प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन जो है, यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी बाय करते हैं तो 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, और यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलने वाला है। और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 17 से 19 जनवरी तक। तो फटाफट से जो है जाइए और इस ऑफर को जो है ग्रैब कर लीजिए यदि आप स्कॉलरशिप, यदि आप ये मेंबरशिप जो है खरीदना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है द इंडिकेटर डायग्राम ऑफ अ कार्नोट साइकिल TA, TB, TC and TD represent the temperature of a gas at A, B, C, D respectively. Which of the following is the correct relation? तो एक आपको कार्नोट साइकिल दिया हुआ है और जिसमें A, B, C, D 4 हमारे पास पॉइंट्स हैं, और हम ये बात जानते हैं कि A से B जो प्रोसेस होता है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, ये होता है आपके पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और ये होता है आपके पास आइसोथर्मल कंप्रेशन, और ये एडियाबैटिक कंप्रेशन। आपको बस ये याद रखना है कि आइसोथर्मल एडियाबैटिक में आपको अंतर समझाता हूं क्या होता है कि एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए जो आइसोथर्मल होता है वो कम गिरता है, सॉफ्ट लैंडिंग करता है, लेकिन जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है वो बहुत ही कम ड्यूरेशन में, यानी कि कम वॉल्यूम में चेंज में ही बहुत ज्यादा प्रेशर को गिरा देती है, यानी कि हार्ड लैंडिंग जो है होता है। तो कम स्लोपी होगा हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस और ज्यादा स्लोपी होगा हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। कुछ ऐसा जो है इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो समझ गए यहाँ डायग्राम को देखते ही कौन आइसोथर्मल है कौन एडियाबैटिक है। तो भाई यहाँ पे देखो कि ये आइसोथर्मल यदि प्रोसेस है तो यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर जो है बराबर होना चाहिए, और ये भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है क्योंकि C से D, तो इसका मतलब यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर भी बराबर होना चाहिए। अब इन दोनों के टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा B और C में, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि प्रेशर एट B इंटू टेम्परेचर, वॉल्यूम लिख दीजिए, वॉल्यूम एट B रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू C PC इंटू VC रेज़ टू द पावर गामा। ये आप इनके बीच में रिलेशन बता सकते हैं। तो चेक करते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। A और B और C और D के बराबर हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बस इतना ही दिया है, एडियाबैटिक वाला में रिलेशन नहीं दिया है, नहीं तो आप ये वाला रिलेशन जो है लिखकर आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 moles of H2 at 500 Kelvin is kept in an adiabatic rigid container। देखिए एडियाबैटिक कंटेनर है, इसका मतलब हीट बाहर से अंदर या अंदर से बाहर नहीं जा सकती, एडियाबैटिक कंटेनर है, और ये एक रिजिड कंटेनर है। रिजिड कंटेनर का मतलब ये हुआ कि कंटेनर का साइज छोटा या बड़ा नहीं होगा, कंटेनर का साइज सेम रहने वाला है, इसका मतलब वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और एडियाबैटिक प्रोसेस भी है। आफ्टर सम टाइम इट वाज फाउंड दैट 1 mole of the gas is dissociated into H atoms. The dissociation energy per mole of H2 gas is 2000 calorie. Let the new temperature of the gas be 100 T. The value of T approximately is equal to। हमारे पास 4 मोल किसके हैं? H2 गैस के हैं। 4 मोल H2 गैस हमारे पास है और जिसका टेम्परेचर है 500 केल्विन के बराबर, 500 केल्विन के बराबर। अब होता क्या है बेटा, H2 जो है वो बन जाती है हाइड्रोजन में। यदि इसको स्टाइकोमेट्री को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2। तो यदि 1 मोल इसका है, इसका इनिशियली 0 है, बाद में इसका 0 है, तो इसका हो जाएगा आपके पास 2 × 1, यानी कि 2 मोल आपको हाइड्रोजन गैस जो है मिलने वाली है। H जो एलिमेंटल हाइड्रोजन है वो आपको मिलने वाला है। तो बाद में आपको क्या होता है कि इनिशियली तो आपके पास सिस्टम में ये है, और बाद में सिस्टम में आपके पास बनता है 3 मोल H2, 3 मोल H2, और आपके पास बनता है 2 मोल H आपके पास बचता है, और टेम्परेचर यहाँ पे लेट्स से T के बराबर हो जाता है। इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी है? 2000 कैलोरी के बराबर। 2000 कैलोरी के बराबर जो है वो एनर्जी यहाँ पर लगी है 2000 कैलोरी के बराबर, 2000 कैलोरी के बराबर एनर्जी इसमें लगी है।
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो वैल्यू ऑफ टी बताना है, टेम्परेचर बताना है कितना होने वाला है, टेम्परेचर बताना है कितना हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो एनर्जी जो यहाँ से मिली है 2000 कैलोरी, उस एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम चेंज नहीं है इसका मतलब वर्क डन 0 है, वॉल्यूम चेंज नहीं है इसका मतलब वर्क डन जो है 0 के बराबर है, और हीट का लेन देन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब Q की वैल्यू जो भी वो भी 0 के बराबर है, Q की वैल्यू भी 0 के बराबर है, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो W 0 है, Q 0 है, इसका मतलब डेल्टा U की जो वैल्यू है वो भी 0 के बराबर होने वाली है, और U इनिशियल जो है वो U फाइनल के बराबर होने वाला है, U इनिशियल U फाइनल के बराबर होने वाला है। ठीक है, तो याद देखिए बेटा कि इनिशियल जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी थी वो कितनी थी हमारे पास, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 nRT के बराबर। तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है डायटोमिक गैस है इस समय, सो 5/2 नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो 4 नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पे, और R की वैल्यू R के बराबर है, और टेम्परेचर की वैल्यू 500 केल्विन के बराबर है, इज इक्वल टू फाइनल, यदि इंटरनल एनर्जी की बात करें, फाइनल इंटरनल एनर्जी की बात करें, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा आपके पास, 5/2 इंटू n नंबर ऑफ मोल्स इज 3 इंटू R इंटू T, फाइनल टेम्परेचर लेट्स से T के बराबर है, प्लस आपके पास 2 मोल सिंपल हाइड्रोजन है, तो मिलेगा आपको F/2 3/2, n की वैल्यू है 2 के बराबर इंटू R इंटू T, और क्या है कि जो हीट लगी है डिसोसिएशन में वो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो 2000 कैलोरी जो है हीट यहाँ पर लगी है, 2000 कैलोरी हीट यहाँ पर लगी है। अब आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ आप ध्यान देखिए कि 2 जो है सब जगह से कैंसिल आउट किया जा सकता है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 4000, ये आ जाएगा आपके पास 500। अच्छा एक सेकेंड, R की यदि बात करें तो R को हटा दीजिए, R की वैल्यू कितनी दी है 2 के बराबर है, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये वापस 2000 बन जाएगा। सो 5 2000 और 5 10,000 आपको यहाँ पे मिलेगा, 10,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिलता है 15T के बराबर, 15T, यहाँ पे आपको मिलता है 6T के बराबर, यहाँ पे आपको मिलता है 2000। तो यहाँ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में बचने वाला है 21T के बराबर, और यहाँ पे आपको मिलेगा 8000 के बराबर, 8000 के बराबर। तो यहाँ से T की वैल्यू मिल जाती है 8000 डिवाइड बाय 21 के बराबर। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की यदि बात करें, तो ये आपको मिलेगा, इसको अप्रॉक्सीमेटली 20 मान लीजिए, आपको मिल जाएगा 400 के बराबर, और जो T है वो 100T की फॉर्म में आना चाहिए टेम्परेचर, इसका मतलब ये जो वैल्यू है T की ये आपको मिल जाती है 4 के बराबर, बिकॉज हमारा आंसर 400 आना चाहिए। सो आंसर वुड बी 400, इसका मतलब T जो हमसे पूछा गया है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर आ जाता है, आंसर वुड बी 4। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिया है कि मिक्सचर ऑफ N1 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एंड N2 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस हैज गामा इज इक्वल टू 1.5, देन आपसे पूछा गया है N1 और N2 की जो वैल्यू है कितनी होने वाली है, N1 N2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो यहाँ देखिए बेटा N1 नंबर ऑफ मोल्स है और ये मोनोएटॉमिक है, यानी कि CV की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 3/2 R, और CP की जो वैल्यू है आ जाएगी आपके पास 5/2 इंटू R। जो हमारे पास दूसरी गैस है उसमें नंबर ऑफ मोल्स N2 के बराबर है, और वो डायटोमिक गैस है, यानी कि CV की जो वैल्यू है 5/2 R के बराबर है, और CP की जो वैल्यू है वो 7/2 R के बराबर है। अब इन दोनों का जो मिक्सचर है गामा का वो 3/2 के बराबर दिया है, तो यहाँ पे आप गामा मिक्सचर का फॉर्मूला लिखिए, गामा मिक्सचर विच इज गिवन 3/2 इज इक्वल टू N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय N1 CP1 प्लस N2 CP2। तो N1 CP1, सो N1 इंटू 5/2 इंटू R प्लस N2 इंटू CP2 7/2 इंटू R डिवाइडेड बाय N1 CP1 आ जाएगा आपके पास N1 इंटू CP1 3/2 इंटू R प्लस N2 इंटू 5/2 इंटू R। अब इस रिलेशन को जो है आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, N1 और N2 में रिलेशन मिल जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 2 2 2 2 2 उड़ा दीजिए, R सब उड़ा दीजिए, आपको मिलता है ऊपर 5 टाइम्स N1 प्लस 7 टाइम्स N2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स N1 प्लस 5 टाइम्स N2, और ये किसके बराबर है, 3/2 के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, N1 और N2 की वैल्यू आपको मिल जाती है और आपको आंसर भी मिल जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ गैस अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच द प्रेशर एंड द वॉल्यूम आर रिलेटेड एट V P raised to the power n is equals to constant।
तो बल्क मॉडुलस इस गैस का आपको निकालना है। देखिए हमें v p रेज़ टू द पावर n दिया हुआ है, कांस्टेंट में मान लेता हूं k के बराबर है। हमें बल्क मॉडुलस निकालना है। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, माइनस ऑफ dp डिवाइडेड बाय dv बाई v। ये एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो होता है। यंग्स मॉडुलस, सॉरी बल्क मॉडुलस जो है इसे कहा जाता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इसे कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इसे कहा जाता है। ये रेशियो होना चाहिए माइनस dp अपॉन dv बाय v। अब हमें निकालना है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, हमें निकालना है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में इसका वैल्यू कितना होगा। तो हमें dp dv चाहिए, तो इसको आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट भी कैसे करेंगे, आप यहाँ पे n p रेज़ टू द पावर n को लिख दीजिए k v रेज़ टू द पावर -1। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो आपको यहाँ मिलता है n p रेज़ टू द पावर n-1 इंटू dp इज इक्वल टू k v रेज़ टू द पावर -1, अच्छा -1 यहाँ आ जाएगा, v रेज़ टू द पावर -2 और dv आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो भैया यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिखिए n p रेज़ टू द पावर n-1 इंटू dp इज इक्वल टू माइनस ऑफ k अपॉन v स्क्वायर। अब k को क्या लिख सकता हूं मैं, k को v p रेज़ टू द पावर n लिख सकता हूं, तो k को आप लिख दीजिए v p रेज़ टू द पावर n। तो v से एक v कैंसिल आउट हो जाता है ना, v से एक v कैंसिल आउट हो जाता है, और p रेज़ टू द पावर n-1 है, ये p रेज़ टू द पावर n है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, n को n-1 + 1 लिख सकता हूं। तो p रेज़ टू द पावर n-1 से p रेज़ टू द पावर n-1 कैंसिल आउट हो जाता है, आपके पास बचता है p रेज़ टू द पावर 1। तो आपको यहां से मिल गया n इंटू dp, एक्सक्यूज मी, और यहां पे आपको मिलेगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ p अपॉन v, माइनस ऑफ p अपॉन v। तो यहां आपको मिल जाता है, क्या निकालना है आपको, अच्छा यहाँ पे dv तो भूल ही गए, यहाँ पे dv को तो भूल ही गए, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास dv। सो इसको इधर ले जाइए, तो माइनस ऑफ dp अपॉन dv और अपॉन v, ये आपको मिल जाता है कितना, p बाय n के बराबर, p बाय n के बराबर। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये कहलाती है आपका बल्क मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ गैस का इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू p बाय n। आंसर हमारा हो जाता है, चेक कर लीजिए आंसर p बाय n के बराबर होना चाहिए। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गैस इज दिस मच, व्हाट विल बी इट्स आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे मैं आपको ये डिराइव करके बताता हूँ कि एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है और आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, और इन दोनों में जो रिलेशन है आप हमेशा याद रखना। तो पहले हम बात करते हैं आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यदि मान लीजिए आपके पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम इस प्रोसेस के लिए निकालेंगे, जैसे पिछले सवाल में निकाला था, माइनस ऑफ dp अपॉन dv अपॉन v का वैल्यू हम निकाल रहे होंगे। हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, माइनस ऑफ dp अपॉन dv अपॉन v, ये रेशियो हमें चाहिए, और ये आपको क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। और जिस प्रोसेस के लिए हम कर रहे हैं उस प्रोसेस का नाम आगे लगा देंगे, तो ये आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाएगा। तो ये दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा dp इंटू v प्लस p इंटू dv इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल किया है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। तो इसको इधर ले जाइए, तो आपको मिलेगा p dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ dp इंटू v। तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाता है p इज इक्वल टू माइनस ऑफ dp अपॉन dv अपॉन v, ये आपको यहाँ से मिल जाता है। इसका मतलब जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो किसके बराबर है, p के बराबर है। यानी कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, p के बराबर हमें मिल जाती है। अब यदि बात करें एक एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे PV की पावर जो है गामा, ये कांस्टेंट होता है, तो डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा p dp इंटू v रेज़ टू द पावर गामा प्लस यहाँ पे p एज इट इज रहेगा
गामा v रेस्ट टू द पावर गामा माइनस 1 आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा dv इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे v रेस्ट टू द पावर गामा माइनस 1 है, v रेस्ट टू द पावर गामा यहाँ पर है, तो v रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 से आपको मिलता है यहाँ पे v, है ना। तो dp v को उधर ले जाइए तो आपको मिलता है p गामा इंटू dv इज इक्वल्स टू माइनस में dp इंटू v। तो यहां से आपको मिल जाता है दैट गामा इंटू p इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dp अपॉन dv अपॉन v, माइनस ऑफ dp अपॉन dv अपॉन v आपको मिल जाता है गामा p के बराबर, यानी कि एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो किसके बराबर है, गामा p के बराबर। तो भाई हमें रिलेशन मिल चुका है कि जो आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना, मान लीजिए इसको लिखिए आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये किसके बराबर आया था, p के बराबर आया था, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन एडियाबैटिक प्रोसेस कितना आया था, गामा p के बराबर, गामा p के बराबर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो गामा टाइम्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन आइसोथर्मल प्रोसेस के बराबर होता है ना। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, वो p है, वो गामा p है। तो भैया एडियाबैटिक का दिया है 2.1 10 टू द पावर 5, तो 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5 ये किसके बराबर है, गामा इंटू दिस के बराबर ई आइसो। तो ई आइसो आप निकाल सकते हैं किसके बराबर आ जाएगा, 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाय गामा, गामा की वैल्यू 1.4 है, 1.4, 7 से गया 2 बार, 7 से गया 3 बार, सो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जो है हमारा आंसर फाइनली आ जाता है। तो आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5। तो आई होप आप कभी नहीं भूलेंगे ये दोनों मॉडुलस, एडियाबैटिक का हो चाहे आइसोथर्मल का हो, चाहे किसी रैंडम प्रोसेस का आपसे पूछा जाए बल्क मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस है और वो एक्सपेंड होती है एडियाबैटिकली सच दैट इट्स टेम्परेचर इज रिलेटेड एज दिस। तो गामा वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी इस आइडियल गैस की। तो हम जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी की पावर गामा जो है वो कांस्टेंट होता है। तो यदि मैं इस प्रोसेस को ऐसे लिख दूं तो मेरा काम बन जाए, है ना। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि टी वी रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे भी एडियाबैटिक प्रोसेस को लिखा जा सकता है। तो मैं यदि इस रिलेशन को इस फॉर्म में लिख दूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ बी। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर मैं कांस्टेंट रख रहा हूं। सो टेम्परेचर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बी। सो टी वी रेज टू द पावर आपको मिल जाएगा यहाँ पे हाफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो इन दोनों रिलेशंस को आप क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। टेम्परेचर की पावर 1, टेम्परेचर की पावर 1, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट, तो वॉल्यूम की पावर जो है वो भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब गामा माइनस 1 जो है वो किसके बराबर आ जाता है, 1/2 के बराबर, 1/2 के बराबर। तो गामा आपको मिल जाता है 3/2 के बराबर, यानी 1.5 के बराबर आपको वैल्यू मिल जाती है, 1.5 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी।